Good morning, students. Now, in continuation with the previous lecture, now we will study about the measurement of IR spectrum. To observe the IR spectrum of a gaseous or a liquid substance, it is taken in cesium iodide cell, whereas to observe a spectrum for a solid substance, it is taken in the form of a pellet, which is made with potassium bromide. A disc of 1 centimeter diameter and 1 to 2 mm thickness is made by grinding 1 milligram of substance with 100 milligram of potassium bromide, or in the form of Nujol mul. A fine film has been made on a slide of cesium iodide by rubbing almost 5 milligram substance with 2 drops of Nujol. बेसिकली जब हम IR स्पेक्ट्रम का मेजरमेंट करते हैं तो किस प्रकार से हम IR स्पेक्ट्रम स्टडी करें, उसके लिए यदि सब्सटेंस हमारा गैशियस फॉर्म में है या लिक्विड स्टेट में है तो वो जो सैम्पल सेल है जो कि सीसियम आयोडाइड का सेल बना हुआ है उसमें ले लिया जाता है। तो यदि हमारा गैशियस सब्सटेंस है या लिक्विड सब्सटेंस है और उसका IR हमें स्टडी करना है तो सीसियम आयोडाइड से बनाए हुए सेल जो सैम्पल सेल होता है उसमें रखकर हम IR स्पेक्ट्रम ले सकते हैं। इसके विपरीत यदि जो हमारा सैम्पल है वो सॉलिड है, ऐसे केस में एक पेलेट बनाई जाती है पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ। वो जो पेलेट है एक डिस्क शेप में होती है जिसका कि डायमीटर 1 सेंटीमीटर होता है और थिकनेस जो है 1 to 2 मिलीमीटर थिकनेस होती है। और इसको जो पेलेट बनाया जाता है उसमें 1 मिलीग्राम सब्सटेंस को 100 मिलीग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ ग्राइंड करके उसकी टैबलेट फॉर्मेशन कर ली जाती है, या फिर न्यूजॉल मुल के रूप में, यानी एक स्लाइड, ए फर्म फिल्म हैज़ बीन मेड ऑन द स्लाइड ऑफ सीसियम आयोडाइड। तो एक स्लाइड बना ली जाती है सीसियम आयोडाइड पर। क्या किया जाता है इसमें 5 मिलीग्राम सब्सटेंस और 2 ड्रॉप्स ऑफ न्यूजॉल जो है उसको ग्राइंड करके उसकी एक फिल्म बना ली जाती है और उससे भी हम IR स्पेक्ट्रम्स किसी सॉलिड सब्सटेंस का ले सकते हैं। तो गैशियस लिक्विड सब्सटेंस सैंपल सेल के अंदर लिया जाता है और यदि सॉलिड सैंपल है तो वो 2 प्रकार से यूज़ किया जाएगा। एब्जॉर्प्शन बैंड ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड हैज़ नॉट बीन एब्जॉर्ब्ड इन द आई। अब हमने पोटेशियम ब्रोमाइड में उसको बनाया है, इसका मतलब ये है कि वो जो है IR एक्टिव नहीं है इस पर्टिकुलर रीजन में। तो पोटेशियम ब्रोमाइड हैज़ नॉट बीन एब्जॉर्ब्ड इन द इंफ्रारेड रीजन ऑफ 4000 to 666 centimeter inverse, but Nujol being a paraffinic hydrocarbon of high molecular weight gives 3 absorption bands in the IR region। यानी इन दोनों में जो डिफरेंस है कि पोटेशियम ब्रोमाइड जो है वो तो इस पर्टिकुलर रीजन में किसी भी प्रकार का अब्जॉर्प्शन शो नहीं करता, जबकि न्यूजॉल जो है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट का एक पैराफिनिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, तो उसके 3 अब्जॉर्प्शन बैंड्स जो हैं वो IR रीजन में दिखाई पड़ते हैं। द IR स्पेक्ट्रम हैज़ बीन ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। जो IR स्पेक्ट्रम है वो एक ग्राफ के रूप में प्लॉट कर दिया जाता है और जिसमें ट्रांसमिटेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन एंड वेव नंबर के अगेंस्ट जो है ग्राफ प्लॉट होता है। यानी वो ग्राफ किसके बीच में प्लॉट होता है? एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिटेंस और वेव नंबर के बीच में। इन दिस द वैल्यू ऑफ वेव नंबर्स आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस ऑफ द ग्राफ, वेयर एज वाई एक्सिस पे ट्रांसमिटेंस या फिर इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन जो है वो प्लेस की जाती है। फॉर एग्जाम्पल जब हम ये ग्राफ बनाते हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम अलग अलग चीज़ें ले लेते हैं। तो एक्स एक्सिस पे तो हम वेव नंबर लेंगे और वाई एक्सिस जो है उस पर ट्रांसमिटेंस होगा या फिर इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन जो है वो होगा वाई एक्सिस पे। अब यदि हम पैराजाइलिन का IR निकालते हैं तो वो इस तरह से फिगर में दिखाई देगा हमें। अगर हम पैराजाइलिन का IR देखते हैं तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा। अब हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लिया है। एक्स एक्सिस पे हमारा वेव नंबर है और वाई एक्सिस पे हमारा ट्रांसमिटेंस है। तो यहाँ पर जो हम पीक्स देख रहे हैं तो यहाँ पर हमने 2 तरह से शो करा हुआ है, एक फंक्शनल ग्रुप रीजन है और एक फिंगरप्रिंट रीजन है। तो IR स्पेक्ट्रम में कैटेगराइज किया हुआ है फंक्शनल ग्रुप रीजन और फिंगरप्रिंट रीजन।
अब हम जब फिंगरप्रिंट रीजन के बारे में पढ़ते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी is identification of individual compounds from a mixture of two or more than two compounds। यानी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बेसिकली जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेन यूज़ है वो किस तरह से है, और उसमें भी जब हम स्पेशली IR के बारे में पढ़ रहे हैं तो किस प्रकार से IR जो है वो हेल्पफुल है, तो वहाँ हम कह रहे हैं कि ये हेल्पफुल है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल कंपाउंड्स, जो कि दो या दो से अधिक मिक्सचर्स यदि कंपाउंड में दिए गए हों तो उनका हम IR निकाल कर ये पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, क्योंकि हर एक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप की उपस्थिति जो है वो रिस्पॉन्ड करेगी इस IR रीजन में। In this, the region below 1500 centimeter inverse is called the fingerprint region। अब यहाँ पर हम ग्राफ में देख रहे हैं कि जो फिंगरप्रिंट रीजन है वो 1500 सेंटीमीटर इन्वर्स से नीचे का जो रीजन है वो फिंगरप्रिंट रीजन कहलाता है। इन द फिंगरप्रिंट रीजन मेनली कोप्लेनैरिटी गेट्स इंटरचेंज्ड फॉर विच हाई एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। तो जो वो कोप्लेनर स्ट्रक्चर्स हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं और यहाँ पर हाई एनर्जी की आवश्यकता होती है। दिस एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय दिस रीजन इज़ नॉट फ्रॉम द IR रीजन। दिस इज़ द मेन रीज़न फॉर दैट दोज ग्रुप्स विच इंटरचेंज द कोप्लेनैरिटी इनटू देयर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस एग्जिस्ट इन दिस रीजन। तो इस रीजन में वो ग्रुप्स होंगे जो इंटरचेंज करते हैं कोप्लेनैरिटी को अपने स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस में, तो वो इस रीजन में फॉल करते हैं। फॉर दिस रीजन टू कंपाउंड्स कैन बी आइडेंटिफाइड फॉर विच सिमिलर स्पेक्ट्रम्स आर ऑब्जर्व्ड इन द रीजन अबव 1500 सेंटीमीटर इनवर्स। यानी अगर 1500 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर 4000 और 1500 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच के रीजन में यदि दो कंपाउंड्स एक जैसी पीक्स दिखाते हैं, ऐसे केसेस में 1500 से लेके जो नीचे का रीजन है, जो फिंगरप्रिंट रीजन है, उस रीजन के स्पेक्ट्रम को देख के उन कंपाउंड्स का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। फंक्शनल ग्रुप्स लाइक कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन bending vibration also provide absorption bands in this region along with stretching vibrations। In this region number of bending vibrations are more than the stretching vibrations। तो bending vibrations यहाँ पर अधिक होती हैं stretching vibrations के उसमें। अब फिंगरप्रिंट रीजन जो है वो 3 भागों में विभाजित हो सकता है, 1500 से 1350 सेंटीमीटर इन्वर्स तक, 1350 से 1000 सेंटीमीटर इन्वर्स तक, और 1000 सेंटीमीटर इन्वर्स के नीचे का रीजन। अब वो वाला रीजन जो कि 1500 से 1350 सेंटीमीटर इन्वर्स का है, यहाँ पर ए प्रेजेंस ऑफ डबलेट यानी दो पीक्स, अ प्रेजेंस ऑफ डबलेट नियर द वेव नंबर 1380 टू 1365 सेंटीमीटर इन्वर्स क्या सजेस्ट करता है कि इसमें टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप इस कंपाउंड में है। वेयरएज फॉर नाइट्रो ग्रुप 1 बैंड इज प्रेजेंट नियर द 1350 सेंटीमीटर इन्वर्स इन द फिंगरप्रिंट रीजन। तो यदि फिंगरप्रिंट रीजन में हमारे को एक डबलेट मिलता है जो कि 1380 सेंटीमीटर इन्वर्स और 1365 सेंटीमीटर इन्वर्स के पास है, तो ये शो करता है कि वहाँ टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ऐसे ही अगर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट और एक बैंड हमें मिलता है 1350 के आसपास फिंगरप्रिंट रीजन में, तो वो सजेस्ट करेगा कि वो नाइट्रो ग्रुप है। फिर ऐसे ही रीजन 1350 टू 1000 सेंटीमीटर इन्वर्स में एल्कोहल्स हैं, एस्टर्स हैं, लैक्टोन्स हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड्स हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक बैंड देते हैं। क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग इस रीजन में होती है और इन सारे ऊपर ग्रुप्स में कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल प्राइमरी एल्कोहल 2 बैंड्स आर ऑब्जर्व्ड। प्राइमरी एल्कोहल के केस में 1350 से लेके 1260 सेंटीमीटर इन्वर्स और 1050 सेंटीमीटर इन्वर्स के बीच में 2 बैंड्स प्राप्त होंगे यदि वो प्राइमरी एल्कोहल्स हैं। ऐसे ही एब्जॉर्प्शन बैंड्स बिटवीन 1150 टू 1070 सेंटीमीटर इन्वर्स जो है
वो एस्टर ग्रुप के लिए बैंड यदि प्राप्त होता है तो वो एस्टर ग्रुप की प्रेजेंस को शो करेगा। ऐसे ही 1000 सेंटीमीटर इनवर्स से नीचे का रीजन जो है वो एब्जॉर्प्शन बैंड्स किस वजह से शो करता है, क्योंकि उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और हाइड्रोजन एटम्स के बीच में वहाँ पर बेंडिंग की जो वाइब्रेशंस है वो होती हैं। ये डिस्टिंग्विश करता है सिस और ट्रांस फॉर्म्स को भी। द कैरेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्प्शन बैंड्स आर ऑब्जर्व्ड इन दिस रीजन फॉर मोनो सब्सटीट्यूएंट्स इन बेंजीन एंड डाई सब्सटीट्यूशंस एट ऑर्थोमेटा एंड पैरा positions. The observed band at 750 to 700 centimeter inverse shows mono substitution of benzenes. तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो फिंगरप्रिंट रीजन है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है और अभी हमने कहा कि जो फिंगरप्रिंट रीजन है उसको देखकर यदि ऐसे कोई कंपाउंड हैं जो कि 1500 से ऊपर सिमिलर पीक्स दे रहे हैं तो फिंगरप्रिंट रीजन में उनके जो पीक्स हैं वो अलग अलग ज़रूर होंगे। जिस तरह से हम कहते हैं कि किसी भी दो इंडिविजुअल्स के फिंगरप्रिंट्स एक से नहीं हो सकते ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसीलिए किन्हीं भी दो कंपाउंड्स के पीक्स या जो हमें आईआर मिलेगा बिलो 1500 सेंटीमीटर इनवर्स जो कि फिंगरप्रिंट रीजन है वो कभी एक से नहीं मिलते। इससे जो हमारा कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत आसानी से और एक्यूरेसी से हो जाता है। फिर आता है नेक्स्ट, हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन बैंड्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम स्पेशली जो कंपाउंड्स हैं उनको एक्सप्लेन करते हुए आईआर स्पेक्ट्रा को स्टडी करेंगे। आईआर स्पेक्ट्रा ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। अब जैसे हम एल्कोहल्स को देखते हैं, देर आर 4 टाइप ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन ए सैचुरेटेड एल्कोहल। एल्कोहल ऑफ द टाइप, अगर हम किसी एल्कोहल को लेते हैं और सैचुरेटेड एल्कोहल्स को लेते हैं तो वहाँ पर जो बॉन्ड की उपस्थिति है, किस किस तरह के बॉन्ड हैं। जब हम एग्जाम्पल देखते हैं तो इसमें कार्बन और कार्बन का बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है। ये मेन बॉन्ड्स हैं, आउट ऑफ विच फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट वंस। अब OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस, OH बॉन्ड जो प्रेजेंट है उसमें जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगी, द पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ दिस स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन डिपेंड्स अपॉन द हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन किस प्रकार की होगी या उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, तो पोजीशन और इंटेंसिटी जो है वो किस बात पे निर्भर करेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड पर, कितना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। In gaseous state or dilute solutions, the probability of the presence of hydrogen bond decreases. यानी अगर गैशियस स्टेट है या डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड की इंटेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। सो OH bonds are present in free state. In this state, strong absorption band is observed at 3650 से लेके 3584 सेंटीमीटर इनवर्स। इन लिक्विड या फिर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस स्टेट एल्कोहल मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड और ड्यू टू विच द एब्जॉर्प्शन बैंड इज ऑब्जर्व्ड एट अ लोअर वेव नंबर, दैट इज 3584 से लेके 3200 सेंटीमीटर इनवर्स। द ब्रॉडनेस एंड शिफ्टिंग ऑफ बैंड टुवर्ड्स लोअर वेव नंबर शोज द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग यदि अधिक है तो देयर विल बी लोअरिंग ऑफ द वेव नंबर, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड के एग्जिस्टेंस जो है वो ऐसे केस में लोअरिंग टुवर्ड्स वेव नंबर होगी, जो ये शो करेगा कि अल्कोहल में किस हद तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ऐसे ही फिर हम आते हैं कार्बन और ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन पर। In alcohols and phenols, sharp absorption band are observed in the region of 1260 to 1000 centimeter inverse due to carbon-oxygen stretching vibration. Carbon
in stretching vibration coupled with the adjacent carbon carbon stretching vibration. यहाँ पर ये जो रीजन है जिसमें कि ये वाइब्रेशंस जो हैं वो दिखाई देती हैं पीक्स के रूप में, ये क्यों है? क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग है और इसकी कपलिंग जो है कार्बन और कार्बन की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के साथ हो जाती है. एज अ रिजल्ट ऑफ विच नेचर ऑफ एल्कोहल अफेक्ट्स द एब्जॉर्प्शन बैंड्स. जैसे कि प्राइमरी एल्कोहल में जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो 1075 से लेके 1000 सेंटीमीटर इन्वर्स पे आएगा. सेकेंडरी एल्कोहल्स में 1150 से लेके 1075 तक आएगा और टर्शियरी एल्कोहल्स में ये 1210 से लेके 1000 सेंटीमीटर इन्वर्स तक आएगा. एक्सेप्ट दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन कार्बन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो कि 1500 से लेके 1600 सेंटीमीटर तक दिखाई पड़ता है. Value of carbon hydrogen stretching vibration depends upon the type of hybridization of the carbon atom. किस प्रकार से कार्बन जो है हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है उसकी जो कार्बन और हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू पर डिपेंड करता है. जैसे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ द एब्जॉर्प्शन बैंड ऑफ कार्बन, अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो हाइड्रोजन बॉन्ड is observed at 2800 से लेके 3000 सेंटीमीटर इनवर्स तक. और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पर पाया जाएगा. बेंडिंग वाइब्रेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ऑब्जर्व्ड इन कंपैरेटिवली लोअर वेव नंबर रीजन जो कि 1430 से लेके 1470 सेंटीमीटर इनवर्स तक पाया जाता है. नाउ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन एंड एरोमेटिक रिंग द एब्जॉर्प्शन बैंड ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है 1650 सेंटीमीटर इनवर्स पर पाया जाता है. द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ 2-butanol इज शोन इन द कमिंग फिगर. इन दिस OH stretching vibration absorption band is observed at 3300 centimeter inverse due to the presence of hydrogen bond. ऐसे ही कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस 1100 सेंटीमीटर इनवर्स पे हैं. सजेस्ट दैट द प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल. ऑल द कार्बन एटम्स आर इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट. हेंस कार्बन और हाइड्रोजन की जो स्ट्रेचिंग है वो 2800 से लेके 2950 सेंटीमीटर तक पाई जाती है. तो यहाँ पर जैसा कि हम इस ग्राफ में देख रहे हैं कि हमारे को जो पीक्स मिली हैं अलग अलग पीक्स, यहाँ पर OH स्ट्रेचिंग की वजह से, CH स्ट्रेचिंग की वजह से और कार्बन और ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग की वजह से अलग अलग वेव नंबर्स पर जो हमें पीक्स मिल रही हैं उसका इंटरप्रिटेशन 2-butanol के केस में कर दिया जाता है. ऐसे ही फिर वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. कार्बन और ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है, ऐसे ग्रुप जो एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, एसिड हैलाइड्स हैं, एसिड एनहाइड्राइड्स हैं, उनमें कार्बन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड की उपस्थिति होती है. तो यहाँ जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो 1870 से लेके 1550 सेंटीमीटर इनवर्स तक आता है ड्यू टू carbon and oxygen stretching vibration. The position of carbon and oxygen stretching vibration absorption band is different for various compounds. अलग अलग compounds में जो ये position है stretching vibration की वो अलग अलग position पर आएगी. ये कई factors पे निर्भर करता है. जैसे पहला factor है effect of the attached group or atom. कार्बन और ऑक्सीजन जो डबल बॉन्डेड हैं या जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके साथ किस प्रकार के एटम्स या ग्रुप्स जुड़े हुए हैं उन पर निर्भर करता है इस स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के प्रभाव से जो पीक हमें प्राप्त होगा. फॉर एग्जाम्पल इन एलिफेटिक एल्डिहाइड्स द एब्जॉर्प्शन बैंड इज ऑब्जर्व्ड इन एट द वैल्यू ऑफ 1740 से लेके 1720 सेंटीमीटर इनवर्स तक ड्यू टू कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस. जबकि डाई एल्काइल कीटोन्स के केस में 1725 से लेके 1705 तक. One alkyl group of dialkyl ketone has been replaced by the group which is an electron donor. Then the double bond character of C double bond O group
decreases due to the resonance effect या plus m effect, and the absorption band shifts towards the lower wave number. तो जैसे यहाँ पर हम टेबुलर फॉर्म में शो कर रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जैसे एल्डिहाइड के केस में, फिर डाई अल्काइल कीटोन्स के केस में, लेकिन जैसे ही हम एसिड अमाइड्स पे आते हैं तो हमारा जो ग्रुप अटैच्ड है, अभी हमने क्या कहा, इफेक्ट ऑफ द अटैच्ड ग्रुप या एटम, तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट हो रहा है, उसकी वजह से जो शिफ्टिंग हुई है वो लोअर वेव नंबर की तरफ हो जाती है और ये 1695 से लेके 1650 की तरफ शिफ्ट हो जाती है. Now if a compound that is the carbonyl group is having two R groups, और R ग्रुप में भी हम किसको, R is replaced by X, एल्काइल ग्रुप की उपस्थिति के बजाय अगर हम X से उसको रिप्लेस कर दें, और X कौन सा ग्रुप है, इफ़ X इज़ द ग्रुप हैविंग माइनस आई इफेक्ट, जैसे कि OH है, OR है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा, तब डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप इंक्रीजेस. इफ कार्बन ऑक्सीजन द एब्जॉर्प्शन शिफ्ट्स टुवर्ड्स द हायर वेव नंबर ऑन द इंक्रीज इन द डबल बॉन्ड कैरेक्टर. तो यदि डबल बॉन्ड कैरेक्टर माइनस आई इफेक्ट की वजह से होता है तो जो प्रभाव पड़ेगा वो ये है कि अब जो पीक है वो हायर वेव नंबर की तरफ चली जाएगी. तो इन केस ऑफ एसिड्स, एस्टर्स, एसिड हैलाइड्स, द कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन absorption occurs at comparatively higher wave number than the aldehydes and ketones. In the following table absorption band is shown like that. तो अब बेसिकली हम दोनों केस में क्या देख रहे हैं कि कार्बोनिल ग्रुप में जो R ग्रुप सब्सटीट्यूटेड है, क्या वो उसके डबल बॉन्ड कैरेक्टर को डिक्रीज कर रहा है या उसके डबल बॉन्ड कैरेक्टर को इंक्रीज कर रहा है. उसी के अनुसार जो वेवलेंथ जिस पे कि पीक्स का ऑब्जर्वेशन होगा वो घटता या बढ़ता रहेगा. तो जैसा कि टेबल 1.7 में हम देख रहे हैं, यहाँ पर X यदि एल्डिहाइड ग्रुप है, X डाई अल्कोइल कीटोन्स हैं, X OH है, OR है, एसिड क्लोराइड्स हैं या अमाइड्स हैं, तो यहाँ पर अलग अलग रीजन में जो कार्बन ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग है उसकी वजह से जो बैंड की फ्रीक्वेंसी है जहाँ पर वो ऑब्ज़र्व होगा वो अलग अलग वैल्यूज़ पर हम उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं. फिर जो हमारा सेकेंड इफेक्ट है वो है कॉन्जुगेशन इफेक्ट. इफ़ कार्बन कार्बन बॉन्ड इज प्रेजेंट विद द कॉन्जुगेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, then due to delocalization of pi electrons, the oxygen atom of carbon oxygen group becomes negatively charged and the absorption band shifts toward the lower wave number. तो कॉन्जुगेशन का प्रभाव भी किस तरह से इसको इफ़ेक्ट करेगा उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन हो जाता है उस वजह से देयर विल बी डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, और डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से जो कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो लोअर वेव नंबर की तरफ चला जाएगा. जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता जाएगा, एज द क्वांटिटी ऑफ कॉन्जुगेशन इंक्रीजेस, वैसे वैसे ही जो वेव नंबर है जिस पे कि एब्जॉर्प्शन होगा वो घटता हुआ चला जाएगा. तो एब्जॉर्प्शन बैंड एट 1685 टू 1666 सेंटीमीटर रीजन है जो कि ओलेफिनिक बॉन्ड्स हैं. फिर आता है इफेक्ट ऑफ एसोसिएटेड हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद कार्बोनिल ग्रुप. किस तरह से द डबल बॉन्ड कैरेक्टर डिक्रीजेस, the double bond character decreases with the association of carbonyl group with hydrogen bond due to the absorption of carbonyl stretching vibration shifts towards the smaller wave number. तो अगर एसोसिएशन होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का कार्बोनिल ग्रुप के साथ, अगेन देयर इज अ डिक्रीज या शिफ्ट टुवर्ड्स द स्मॉलर वेव नंबर. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ लिक्विड 2-ब्यूटेनोन, ये इस तरह से भी यहाँ पर ये शो करेगा कि किस तरह से ये फ़र्क पड़ जाता है इस पर. तो इन द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड द कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एब्जॉर्प्शन बैंड जो है वो 1715 सेंटीमीटर इनवर्स पर दिखता है. और इसके सोल्यूशन में 1% मिथेनॉल में, क्योंकि वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ
इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो एब्जॉर्प्शन बैंड जो है 1706 सेंटीमीटर इनर्स पे चला जाता है. By the participation of carbonyl group in intermolecular hydrogen bond, the shape and wave number of absorption band also is highly affected. For example, in enolic form of beta diketone, the hydrogen bond stabilizes by the lower resonating structure. Due to this, strong and broad absorption band is observed 1640 से लेके 1580 तक के रीजन में. ये इसका कीटोनिक फॉर्म है और ये इसका इनोलिक फॉर्म है. तो कीटोनिक और इनोलिक फॉर्म में इंटरचेंज जब हो जाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो ऐसे केस में भी जो बॉन्ड का शेप है या जो हमारे को बैंड मिल रहा है वो ब्रॉड है या स्ट्रॉन्ग बैंड है या शार्प है, वो भी जो है इन फॉर्म्स पे निर्भर करता है. और लास्टली इसमें आता है रिंग स्ट्रेन. इन ओपन चेन कीटोन्स and 6-membered cyclic ketones, the bond angle is almost 120 degrees and it is strainless. So carbon-oxygen stretching vibration wave number is similar to the general ketones. तो यानी 6-membered open chain ketones and 6-membered cyclic ketones में जो bond angle है वो 120 डिग्री के आसपास है. ऐसे केस में जो कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का जो वेव नंबर है वो जनरल कीटोन्स के ही लगभग है. On the decrease in the size of ring, angle also becomes smaller. Due to this, strain develop हो जाता है. अगर रिंग का साइज छोटा होगा, एंगल डिक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल में स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा. और जैसे जैसे मॉलिक्यूल में स्ट्रेन डेवलप होगा तो ये जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का जो पीक है वो हायर वेव नंबर की तरफ शिफ्ट होता चला जाता है. जैसे यहाँ 3 एग्जाम्पल्स दिए मैं, साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोपेंटेनोन एंड साइक्लोब्यूटेनोन. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1715 से लेके 1750 और 1755 सेंटीमीटर इनवर्स की तरफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का जो वेव नंबर है वो बढ़ता हुआ चला जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिंग में स्ट्रेन डेवलप हो जाता है, बॉन्ड का एंगल छोटा हो जाता है, स्ट्रेन डेवलप हो जाता है. ऐसे केस में जो वेव नंबर है वो क्या होएगा? बढ़ता हुआ चला जाएगा. थैंक यू.